बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस। ठीक है, आज हमारा जो न्यूमेरिकल एक रह गया था 2.8, आज वो हम करेंगे। हाँ जी, खोलें 54 पेज और 2.8 न्यूमेरिकल है। A cricket ball is hit vertically upward and returns to ground 6 seconds later. यानी बॉल को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया है और वो 6 सेकंड के बाद वापस आ जाती है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। किस मैक्सिमम हाइट पे उसका बताना है कि कहाँ तक पहुंची है और फिर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बतानी है। तो पहले नंबर पे आप ये इसका थोड़ा सा डायग्रामेटिकल इसको देख लें कि यहाँ से बॉल ऊपर को फेंकी गई है, ठीक है, वहां से फिर वापस आई है नीचे की तरफ। एक चीज तो ये ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ से जब बॉल को ऊपर फेंका गया है तो उसकी सम वेलोसिटी है वी आई है, लेकिन जब ऊपर पहुंच गई मैक्सिमम हाइट पे तो वी एफ उसकी जीरो होती है। मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई वो वी एफ उसकी जीरो हो गई। और जी इसमें क्योंकि ये अर्थ के अगेंस्ट जा रही है इसलिए जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। इसी तरह वापसी पे अगर देखें, वापसी पे जब इसका होगा तो वी आई जीरो होनी है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने लगी है तो वो रुकी हुई थी, रुकते हुए उसने नीचे आना है तो वी आई जीरो। और यहाँ पे लास्ट पे कुछ वी एफ इसकी होगी, क्योंकि यहाँ पे आएगी टकराएगी जमीन के साथ किसी वेलोसिटी के साथ, लेकिन जी यहाँ पे कितनी होगी? +10 होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन का हो गया। अब इसका टोटल टाइम जो है वो टोटल टाइम टेकन 6 सेकंड हमें दिया हुआ है। तो आपको ये बताया था कि जितने टाइम ऊपर जाने को लगता है उतना ही नीचे आने को लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका टाइम इसका फाइंड अगर करना भी चाहें तो कैसे किया जा सकता है कि हमारे पास ना वी आई नहीं है, वी एफ है और जी है, दो टर्म्स हैं। तो इक्वेशन हमारे पास कौन कौन सी है, दोबारा से इधर मैं लिख देता हूँ। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसी तरह आपको याद हो जानी चाहिए इक्वेशन। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। फिर इसके बाद 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब इन दोनों इस हालात में इसमें देखेंगे वी एफ आपके पास जीरो है, वी आई का पता नहीं है, और टाइम भी जो है वो हमें टोटल टाइम दिया ऊपर आने जाने का। यहाँ पे भी ऐसे डिस्टेंस नहीं हमें दिया हुआ, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ वी आई भी है और टाइम भी है। तो सबसे पहले हम इसके टाइम का करेंगे कि टोटल टाइम टेकन 6 सेकेंड है, तो टाइम फॉर अपवर्ड मोशन ले लेते हैं। टाइम फॉर अपवर्ड मोशन क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, तो इसका हाफ टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम जो है वो 3 सेकेंड आ गया है। और वी एफ यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी का हमें नहीं पता कि किस वेलोसिटी से हमने उसको ऊपर को फेंका है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इक्वल टू जी अगेंस्ट द अर्थ है, इसलिए -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल, मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये इनिशियल वेलोसिटी में फाइंड करनी है। इंटरोगेशन साइन आएगा। मैक्सिमम हाइट जो है वो एच कह लें, एस कह लें, ये भी हमने फाइंड करनी है। तो पहले नंबर पर आप ये देखिए एक्सेलरेशन आपके पास है, यहाँ से
एस इज इक्वल टू बी आई टी, हाफ ए टी स्केयर लगाते तो बी आई का हमें नहीं पता, इसका मतलब पहले हमें बी आई का पता होना चाहिए। थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं 2as बाय थर्ड इक्वेशन 2as इक्वल्स बी एफ स्केयर माइनस बी आई स्केयर। ए हमारे पास जी के इक्वल है और माइनस में है, -10 मल्टीप्लाई बाय एस, एस लिख लें या हाइट का एच लिख लें, वो हमारी मर्जी है। हाइट का एच हम लिख लेते हैं, वी एफ क्योंकि फाइनल उसकी 0 हो जाती है, और वी आई इसमें हमारे पास ये भी फाइंड होने वाली। इट मीन्स कि ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना तो वी आई है और ना है एच है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर पहले नंबर पे हमने इसका फाइंड करना है, यहां से बी एफ से हम पहले वी आई फाइंड करेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमारे पास 0 है, वी आई हमने फाइंड करनी है, और ए जी के इक्वल है, वो -10 है। और टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है एक साइड पे जाने का 3 सेकेंड है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू वी एफ वी आई -10 3 जा 30, तो वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई है 30 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा एक आंसर आया है। हालांकि क्वेश्चन में उसने पार्ट 2 पे कहा था कि वी आई फाइंड करें, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले वी आई फाइंड करना पड़ा, तो वी आई हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम एस फाइंड करेंगे। अब जो मर्जी आप इक्वेशन लगा लें, आपके पास अवेलेबल है, आप ये थर्ड इक्वेशन आप लगा लें बाय थर्ड इक्वेशन 2as बी एफ स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर। ये हमारे पास अपवर्ड मोशन के लिए -10 है एस, और ये एच आ गया, बी एफ फाइनल वेलोसिटी ऊपर पहुंच के 0 हो जाती है, और बी आई अभी हमने निकाला 30, तो ये 30 स्क्वायर। यानी पहले हमने थर्ड फार्मूला लगा के देखा तो हमारे पास ना तो हाइट का पता था और ना इनिशियल वेलोसिटी का पता था, इसलिए हमें पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ी। वो करके अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लिए हैं। 10 2 are 20, 0 स्क्वायर 0, 30 स्क्वायर 900, 3 का स्क्वायर 9 और आगे एक 0, तो स्क्वायर लेने से 00 हो गए, तो -20h इक्वल्स टू -900, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -900 ओवर -20, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और h इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। 45 क्योंकि हाइट है इसलिए मीटर, ये इसका आंसर है। ये नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, 45 मीटर, ये इसका एक ये आंसर हो गया। इसको हाईलाइट कर लेते होते हैं। एक ये आंसर आया और एक ये हाईलाइट किया, ये आंसर आया। मैथ्स में फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपने आंसर को इस तरह बॉक्स के अंदर लिख देना ताकि पता चले कि ये आंसर है। अब इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर, सर आ गया समझ में। सर कोई मसला तो नहीं है, लेकिन जो आपने पहले वो करवाया था ना बोल वाला, उसमें तो ग्रेविटी में हमने क्यों नहीं किया? जी बेटा आप दोबारा बताएं, आवाज नहीं आपके ठीक आ रही थी। सर जी एक बात पूछनी है। हाँ जी बेटा। सर जी ये बस ये बता दें कि सर जी जो चैप्टर जो नंबर 2 न्यूमेरिकल्स है कौन कौन से करने हैं? बेटा एक बच्चा बोले फिर आवाज सही आएगी। सर जी मैं बोलूं पहले? हाँ जी बोले आप। सर जी बस ये बता दें कि जो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं? न्यूमेरिकल जो मैंने करवाए हैं ना वही वाले हैं, चैप्टर 2। सर जी वो हाँ जी हाँ जी। सर जी इसमें याद देखे नहीं ना है कि कौन से मेरे करवाए पास हैं। है इसका सिलेबस। सर जी बस आप नंबरिंग से खुद ही बता दें, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ जी 2.3, 2.4, 2.5, 2.1 भी है इसमें। ये 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हैं, यहाँ तक है बस ये न्यूमेरिकल 2.1 से 2.8 तक। एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड बेटा, वो न्यूमेरिकल पता चल गया 2.1 से सर
2.8 यस सर तक जी, है। थैंक यू। मैं आपसे कुछ और पूछना है। हाँ जी बेटा पूछो। मैं ये पूछ रही हूँ सर कि आपने जो टेनिस बॉल वाला करवाया था ना, उस पे आपने कोई और फॉर्मूला यूज किया था, वो भी तो ग्रेविटी वाला ही था ना, तो इसमें आपने वो वाला फर्स्ट इक्वेशन यूज की है और साथ में थर्ड इक्वेशन। हाँ बेटा, हमें जिस चीज की जरूरत होती है ना उसको हम देखते हैं कि किस इक्वेशन से हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे मैंने वो थर्ड लगाया। थर्ड में हमें ना तो डिस्टेंस का पता था ना इनिशियल वेलोसिटी का पता था, इसलिए पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फर्स्ट यूज करना पड़ा। ठीक है, अगर हम यस। यहाँ पे यूज कर लेते सेकंड यूज करते तो उसमें भी हमारे पास यही मसला था, ना हमारे पास एस था ना वी आई था। ठीक है ना, इसलिए हम वो भी अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे अपनी मर्जी होती है कि दूसरा लगा लें या तीसरा लगा लें, जिसमें एक वैल्यू आपकी अननोन हो, बाकी सारी पता होनी चाहिए। लेकिन पहले हमने लगाया तो हमें एक इक्वेशन में दो वैल्यूज अननोन मिल गई, इसलिए वो हम नहीं लगा सके। तो हमें पहली इक्वेशन लगा के पहले वो अननोन वैल्यू फाइंड करनी पड़ी एक उनमें से। ठीक है, ये देख लेते हैं क्या करते हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे जो इस चैप्टर के हैं। ये 2.4, 2.5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 इसको निशान लगा लें। टू 2.4 देखें ये कौन से पेज पे है, 53 पेज पे। निकालें 53 पेज। 2.4 है डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये न्यूमेरिकल के लिए अभी आप जो करवाया है इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लें, इसको मैं रेज कर देता हूं। जी बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट? सर जी ले लिया है, अच्छा, सर जी नोट कर लिया मैंने। टू 2.4 है डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्या होती है स्पीड? फिर इसके बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ओवर में टाइम आ गया, हमने कहना पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट सर ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जी बेटा। सर इसमें हमने डेफिनेशन तो नहीं लिखनी? डेफिनेशन भी कहा है उसने लिखने का, कि उन्होंने कहा डिफाइन द टर्म्स। वही तो मैं कह रही हूँ, सिर्फ टर्म्स लिखेंगे ना हम? हमने टर्म्स का मतलब ये है कि स्पीड बताएं क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। ये जो स्पीड का लफ्ज हम यूज करते हैं तो इसकी है क्या डेफिनेशन। यस। इस तरह एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को टी से अगर लिख लें, ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास डिस्टेंस एस ओवर टी, डिस्प्लेसमेंट डी ओवर टी, और ये वी एफ माइनस वी आई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये हमारी ये डेफिनेशन हो गई है। फार्मूला लिख के मैंने आपको समझा दिया कि फार्मूला अगर आपको आता है तो उससे आप डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं।
इसके बाद है हमारे पास 2.5, कैन ए बॉडी मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ जी, हु विल टेल मी? क्या कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई बॉडी है, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, उसकी एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नो सर जी, तो नहीं यहाँ होगी। पे जब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड सर जी कांस्टेंट नहीं से होगी बेटा। मतलब दोनों माइनस करेंगे, क्या आएगा? सर जी स्पीड 0 आ माइनस जाएगा। 0 आएगा। लेकिन आप ये बात याद रखें कि स्पीड के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन आपको डायरेक्शन चाहिए। इसको हम कहते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो जो एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है? वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो स्पीड तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देती है। एक्सेलरेशन इसकी 0 होगी। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, 0 नहीं होने बेटा। इसमें ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। हमें स्पीड का कहा गया कि वो कांस्टेंट रहती है। तो स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, लेकिन वेलोसिटी में क्या, मैग्नीट्यूड नहीं, साथ डायरेक्शन भी है। कोई ऑब्जेक्ट अगर सीधा ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे सीधा जाए जा रहा है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन सेम है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी मूव करके कभी किसी तरफ चले जाता है, तो इसमें हर वक्त उसकी जो है वो डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर उसकी एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहा। जैसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ये भी जा रही है, ये सीधी जा रही है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी सेम है। लेकिन जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट मीन उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, हालांकि मैग्नीट्यूड उसका सेम है। तो इसका आंसर में आएगा नो अ बॉडी may change its direction, so velocity is changing। ठीक है, नो इसका आंसर आ गया। ठीक है, नो, और इसकी रीजन क्या आ गया? बॉडी मे चेंज इट्स डायरेक्शन, सो वेलोसिटी इज चेंजिंग। therefore it has a acceleration। आपको स्पीड और वेलोसिटी में चेंज का पता चल गया। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, ये नहीं आता कि ईस्ट नॉर्थ वेस्ट किस तरफ को जा रही है। वेलोसिटी में ये चीज आती है कि ये किस तरफ को मूव कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 2.5 का हो गया। फिर हमारे पास अगली है 2.6। 2.6 में हाउ डू राइडर्स इन ए फेरिस व्हील possess translatory motion but not rotatory motion। इसमें है राइडर्स इन ए फेरिस व्हील possess translatory motion because their motion is in a circle without rotation। फेरिस व्हील में क्या होता है कि ये रोटेशन में इस तरह होती है।
आप सिंधबाद या इधर गए होंगे फनलैंड में, आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, एक बहुत बड़ा वो ऊपर आपके पास यहाँ डोलियां लगी होती है, वो इस तरह मूव करता है। तो वो किस तरह होता है कि वो इसी तरह मूवमेंट करता है। ये इसको कहते हैं इसकी ट्रांसलेटरी मोशन। और जो रोटेटरी होती है वो उसको साथ साथ घूमना भी होता है। जिस तरह अर्थ की मोशन है कि ये ट्रांसलेटरी भी है और रोटेटरी भी है, कि अपने महवर के इर्द गिर्द भी घूम रही है और सूर्य के गिर्द भी घूम रही है। दोनों काम उसके हो रहे हैं, सूर्य के अराउंड भी मूव कर रही है और अपने जो है वो जो सेंटर के गिर्द भी मूव कर रही है। तो उससे क्या होता है, सेंटर के गिर्द मूव करने से डे एंड नाइट्स बनते हैं, और जब आप उसको पूरा सूर्य के गिर्द घूमते हैं उससे सीजन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका 2.6 का आंसर क्या हो गया? Riders in a Ferris wheel possesses translatory motion because their motion is in a circle, without rotation. समझ लगी है कि रोटेशन का मतलब क्या है और ट्रांसलेटरी का मतलब क्या है? ट्रांसलेटरी ये आपकी मूवमेंट इस तरह फेरिस व्हील आपका ये घूमता है, ठीक है, और रोटेटरी होनी थी इस तरह साथ साथ घूम भी रहा है। तो ये इसमें साथ साथ घूमता नहीं होता, तो सीधा ऐसे मूव कर रहा होता है, इसलिए ये कौन सी है, सिर्फ ट्रांसलेटरी है। क्लियर हो गया ये? टू 2.6 के बाद हमारे पास है 2.7। 2.7 में क्या है? Sketch a distance time graph from the body starting from rest. How will you determine the speed of body from this graph? ये आपको बताया था स्पीड टाइम ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। ये भी इसको मैं रेस कर दूं। स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम अलोंग एक्स एक्सिस और स्पीड जो है v जो है वो अलोंग वाई एक्सिस होती है। ये वेलोसिटी v, यहाँ पे 0, यहाँ पे हम टाइमिंग कुछ लिख लेते हैं कि 5 सेकंड बाद 10 सेकंड, सेम डिस्टेंस रखना है 20। तरह यहाँ पे स्पीड भी हमने वो भी इसी तरह कुछ रख लेते हैं 5, 10, 15, 20 और 25। ये हमारे पास स्पीड आ गई। अब इसमें ग्राफ जब हमने ड्रा करना है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। इट्स स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे ये वक्त के गुजरने के साथ साथ ये इस तरह के आपके सीधी लाइन आ जाती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इट्स स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्लोप क्या है? जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे एक तो स्लोप होती है tan थीटा की इक्वल, जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा। किसी भी टाइम पे जब हमने उसके निकालने की स्पीड क्या है, जैसे 15 सेकंड में निकालने, क्या करेंगे, इसको यहाँ से 15 से ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से फिर वापस ये वाई एक्सिस की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाना है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 15 सेकंड पे उसकी कितनी स्पीड है। तो इसके लिए आंसर में हम क्या लिखेंगे? व्हेन अ बॉडी speed of body from the graph, consider 2 points A and B on the graph। समझ लें कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है। हम इसको ले लेते हैं, इसके अगेंस्ट यहाँ पे ले लेते हैं। एक A पॉइंट आ गया, एक B पॉइंट आ गया। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे ये आपने लिखना है, कंसीडर 2 points
A and B on the graph. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होनी है? स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो ये हो जाएगा इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम यहां से फार्मूले से निकाल लेंगे द स्पीड फाउंड फ्रॉम द ग्राफ इज, यहां से स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं कितनी है। बहरहाल सिंपल आपका यही है कि इसको ज्यादा ये लिखने की जरूरत नहीं है कि आप ग्राफ बनाएं, ग्राफ बनाने के बाद इसको आप इस तरह शो कर लेंगे, जिस वक्त भी आपने इसको फाइंड करना है, जिस टाइम पे फाइंड करना है, उसे इधर ऊपर को जाए और फिर वाई एक्सिस की तरफ चले जाएं। तो एट पॉइंट ए यहाँ हमारी स्पीड कितनी आ रही है? ये 10 और 15 से सेंटर से थोड़ा सा नीचे है, तो वो 12 मीटर पर सेकंड है। और बी पे कितनी है? बी पे उसकी स्पीड है, यहाँ पे वो 20 पे आ जाती है, 20 मीटर पर सेकंड। यानी ग्राफ के जरिए हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। जी बेटा, तो आप राइट कर रहे हैं ना साइड पे ग्राफ के, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो अभी मैं साइड पे हूँ, आपको कोई पता चला? नहीं, वो जो आपने शुरू में वर्ड्स लिखे है ना, वो नहीं समझ आ रहा। अच्छा, कंसीडर 2 पॉइंट्स A B ऑन द ग्राफ। ठीक है, 2 पॉइंट आपने, क्योंकि हमने स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा करना है, उससे पता चलेगा क्या चीज आ रही है, तो हमने 2 पॉइंट ले लिए। A पॉइंट पे उसकी स्पीड ले ली और B पॉइंट पे स्पीड ले ली। कोई से हमने पॉइंट ले लें, अपनी मर्जी से लेने हैं। ठीक हो गया ये? टू 2.7 के बाद जो सिलेबस में 2.8, what would be the shape of a speed time graph of a body moving with variable speed? जब वेरिएबल स्पीड होनी है तो फिर उसका क्या होना है? कभी स्पीड कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो आपने इसी तरह इसका ग्राफ बना देना है। स्पीड टाइम ग्राफ ही है, यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी आ गई, ये टाइम आ गया 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ से 5, 10, हमारी अपनी मर्जी है, हम 2, 2 का गैप रख लें या 5, 5 का गैप रख लें। जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो हमारे पास क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन सीधी आती है। जब ये कांस्टेंट नहीं रहती तो फिर क्या है? ये चेंज होते रहता है कि कभी इसकी स्पीड कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई। ठीक है, कभी इस तरह ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई, फिर इस तरह ये ऐसे कोई सिलसिला जो है वो रहता है। तो ये इसका ग्राफ आपका इस तरह बनेगा। स्पीड इज हायर, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे स्पीड उसकी लेस है, फिर हायर हो गई, फिर कांस्टेंट रही, फिर हायर होती गई, फिर हायर हो गई, फिर यहाँ से फिर अगर नीचे का डाउन भी हम बना लें, यहाँ से फिर क्या है, ये नीचे को आ गई है। इस तरीके से जो है वो ये वेरिएबल स्पीड हमारे पास आ चुकी है। तो इसका ग्राफ ये बन जाएगा 2.8 का। फिर इसके बाद 2.8 के बाद 2.9, Which of the following can be obtained from the speed time graph? Speed time graph से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं? ये ऊपर वाला रेज कर दूं? इनिशियल, फाइनल, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, मुख्तलिफ चीजें इससे पूछी गई हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ से हम क्या चीज फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 पे इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, तीसरे पे डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। तो ये सारी चीजें जो है हम इससे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ जब हमारे पास आता है, ग्राफ वही समझ लें, उसी तरह का हम बना लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कैसे है, सीधा है, तो यहाँ से इनिशियल उसकी स्पीड कितनी, हमें वी आई वो भी पता चल जाता है, और इधर v है, इधर टाइम t है। फाइनल स्पीड जहां पे हमने लास्ट पॉइंट देखा, वहां फाइनल वो भी हमें पता चल जाता है ग्राफ से।
फिर इसके बाद डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर डिस्टेंस निकालना तो इसके नीचे क्या है, इसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे, तो वो क्या एरिया आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे एक्सेलरेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होनी इनिशियल होनी है। जी बेटा, ये लाइन जो आपने डाली है स्लोप सी, फिर टेढ़ी आएगी। वो मैंने वैसे डाल दी है कि ये वेरिएबल स्पीड है, सीधी नहीं मैंने बनाई। लेकिन ये स्ट्रेट आएगी। नहीं, जैसे मर्जी आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन आती है जब स्पीड सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में नहीं बताया कि स्पीड सेम है या नहीं है, सिर्फ ये कहा कि स्पीड टाइम ग्राफ से हमें क्या कुछ मिल जाता है। तो मैंने वैसे ही इसके ड्रा कर लिए कि जैसे मर्जी ये वाली नीचे वाली ड्रा कर लें, ऊपर वाली ड्रा कर लें, या स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बस बताना ही है कि हमें यहाँ से इनिशियल का भी पता चल रहा है, फाइनल का भी पता चल रहा है, और फिर इसके बाद टाइम कितना लगा वो भी पता चल रहा है, क्योंकि नीचे टाइम आ रहा है हमारे पास, ठीक है। टाइम का भी पता चल रहा है। और जब हमने डिस्टेंस कवर्ड निकालना होता है, वो आप पीछे हमने कई दफा इसको रिपीट किया है कि डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ इसका हमारा टाइम भी यहाँ से पता चल रहा है कि कितना टाइम उसको लग रहा है। यस, ये समझ लें कि 15 सेकंड में हमारी फाइनल वेलोसिटी ये हुई है, और इधर से स्पीड कितनी है 5, 10, 15, 20, 15। ये भी मुख्तलिफ यानी हम दे सकते हैं यहाँ पे रेंज, तो हमें सारा कुछ पता चल रहा है। तो आल की वैल्यूज जो है ना, वो क्वेश्चन के मुताबिक आल वैल्यूज जो है वो हमें फाइंड हो रही हैं। ऑल द अबव फैक्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ। आंसर क्या हो गया? ऑल अबव फैक्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफ। लाइनें खड़ी है। जी बेटा, क्या आप कह रहे हैं? ये जो आप ये आपने ग्राफ में लाइंस क्यों ड्रॉ की हैं? ग्राफ ये क्लियर जो अभी आपने ग्राफ में है ना 2.9, इसमें आपने वो सेंटर में लाइंस ड्रॉ करनी है। वो नीचे आपको समझाने के लिए कि ये एरिया अंडर द ग्राफ है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने वहां ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये लिख देंगे ऑल अबव फैक्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको मैंने ग्राफ बना के बताया कि सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। इसके बाद 2.10 पीरियड का टाइम ओवर हो चुका है। हाउ कैन वेक्टर्स क्वांटिटीज कैन बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली। एक मिनट, इसको 2.10 वेक्टर क्वांटिटी भी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। वेक्टर्स क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है। इसका आपने सिंपल ये लिखना है, वी नीड, या इसको नेक्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस कर लेंगे। 2.10 और इसके बाद 2.13 है हमारे सिलेबस में, 10 और 13। 13 में डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो हमने डिराइव कर ली हैं, ठीक है ना। सर ये जो 2.9 है, सर बस एक बात पूछनी है आपसे। हाँ जी बेटा। ये 2.9 में आपने लिखा है ना ऑल अबव फैक्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफ, हाँ जी, तो वो यहाँ पे ये नहीं आएगा क्वेश्चन में अंडर ग्राफ? ग्राफ हमने नहीं ड्रा करना, सिंपल ये पूछा कि कौन कौन से स्पीड टाइम ग्राफ से हम हासिल कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 इनिशियल स्पीड है, नंबर 2 मैं कह फाइनल। रही हूँ अंडर ग्राफ आएगा, अंडर ग्राफ आएगा कि फ्रॉम ग्राफ आएगा? फ्रॉम ग्राफ आएगा, फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड लेकिन स्पीड above values from लेकिन speed time graph of a body। यस, मैं कह रही हूँ लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ तो ग्राफ के अंडर नहीं होता। स्पीड टाइम ग्राफ आप ना भी प्लॉट करेंगे तो कोई मसला नहीं, सिर्फ आपने बता देना है कि ये सारी चीजें फाइंड हो सकती हैं। आपको समझाने के लिए मैंने स्पीड टाइम ग्राफ बनाया और सारी चीजें बताई कि इनिशियल वेलोसिटी हम ये ले सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी ये ले सकते हैं, और फिर उसके नीचे टाइम भी हमारे पास है, और उससे एक्सेलरेशन भी फाइंड हो सकती है, क्योंकि फाइनल और इनिशियल और टाइम का हमें पता चल जाना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास के उसका डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, वो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, तो जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो डिस्टेंस होगा। चारों चीजें हम फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है। अभी मैथ्स के लिए तैयारी करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।